हेलो एवरीवन। चलिए आज हम लोग बात करेंगे क्लास 8 का जो जैक बोर्ड में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है उसके बारे में। हम लोग साइंस का पूरा कंप्लीट जो बुक का सिलेबस है और उसमें से जितना भी चैप्टर दिया हुआ है उसका जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है साथ में हम लोग एक्सप्लेन करते चलेंगे। ठीक है, अभी जो इसमें क्वेश्चंस है, अगर आपका पहले से सारा सिलेबस कंप्लीट है तो आप इसको टेस्ट के रूप में ले सकते हैं। आप चेक कीजिएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। ठीक है, जैसे फाइनल बोर्ड में 50 क्वेश्चन आता है आप लोग का एमसीक्यू, वही एमसीक्यू जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया वही क्वेश्चन है ये सारा। आप टेस्ट के तौर पे ले सकते हैं इसको, आप देखिए कितना सही हो रहा है। और अगर आप नहीं भी कंप्लीट किए हैं सिलेबस तो आप इसको एक बार आराम से देखिए वीडियो को, आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप अपना जो बोर्ड का एग्जाम होने वाला है उससे पहले आप इसको एक बार देख लीजिएगा, बहुत सारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें ये कह रहा है कि गेहूं का जो रस्ट होता है वो किसके कारण होता है ना। गेहूं यानी कि विट, ये किसके कारण होता है रस्ट। तो देखो बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ, ये इसमें से कौन सा कारण है जिसकी वजह से गेहूं का रस्ट होता है। ठीक है, तो ये फंगी की वजह से होता है जिसको हम लोग हिंदी में कवक कहते हैं। ठीक है, देखो ज्यादातर क्वेश्चन में जो ऑप्शन रहेगा समझाने लायक उसको हम एक्सप्लेन करते चलेंगे एक एक करके। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा पेशेंस रख करके देखिएगा। ठीक है, कह रहे हैं कि सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो छोटा छोटा जीव होता है वो कहाँ पाया जाता है। देखो वो जल में भी पाया जाता है, वायु में भी पाया जाता है, मिट्टी में भी पाया जाता है, यानी कि ये सब जगह पाया जाता है। तो हम लोग का जो अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो ऑप्शन 4 होगा, क्योंकि वो जल में भी होता है, वायु में, मिट्टी में, सब जगह होता है। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा सही वो इनमें से सभी। ठीक है, ये सारा ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जीवाणु एवं कवकों द्वारा अपघटित होने वाले पदार्थ कहलाते हैं। अपघटित होना इसका मतलब होता है डिकम्पोज होना, यानी कि सड़ गल जाना, है ना, और वापस मिट्टी में मिल जाना, जो सड़ सकता है तो उसको हम लोग बोलते हैं अपघटित होना। ठीक है, तो कह रहा है कि वो सारा मैटर, वो सारा पदार्थ जो जीवाणु और कवक की वजह से अपघटित होता है, यानी कि वैसा सब्सटेंस जो बैक्टीरिया और फंगी की वजह से डिकम्पोज हो जाता है, मतलब वैसा पदार्थ जिसको डिकम्पोज करने में बैक्टीरिया और फंगी हेल्प करता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल, जो सड़ जाता है, गल जाता है। ठीक है, इसको हिंदी में जैव निम्नीकरण कहते हैं। ठीक, फिर से समझ लो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि जो अपघटित होता है यानी कि जो डिकम्पोज होता है, जो पर्यावरण में सड़ गल जाता है, वो किसके वजह से, बैक्टीरिया और फंगी की वजह से, उसको कौन सा पदार्थ कहते हैं, तो वो सारा का सारा बायोडिग्रेडेबल होता है। अब बायोडिग्रेडेबल के साथ हम लोग को नॉन बायोडिग्रेडेबल भी समझना पड़ेगा। तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, जो सड़ता गलता नहीं है ना। जैसे शीशा वगैरह जो होता है ये सड़ता नहीं है। ठीक है, प्लास्टिक हो गया, तो ये सब नॉन बायोडिग्रेडेबल है क्योंकि ये डिकम्पोज नहीं होता है, तो इसको नॉन बायोडिग्रेडेबल कहेंगे। ठीक है, बट यहाँ पे पूछा था जो अपघटित हो सकता है, जो डिकम्पोज हो सकता है, तो उसको हम लोग बायोडिग्रेडेबल बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सोडियम को किस में डुबा करके रखा जाता है। देखो सोडियम जो होता है ना वो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है। ठीक है, हाईली रिएक्टिव बोले तो जैसे ही ऑक्सीजन में आएगा कांटेक्ट में तो इसमें आग लग जाएगा, विस्फोट हो जाएगा ये सोडियम। ठीक है, तो इसलिए इसको किस में रखा जाएगा, देखो जल में नहीं रखा जाएगा क्योंकि इसमें भी ऑक्सीजन होता है, इसको रखा जाता है मिट्टी के तेल में। ठीक, जो किरोसिन तेल होता है उसमें इसको सोडियम को रखा जा सकता है। ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और भी आ सकता है कि ऐसा कौन सा धातु है, कौन सा धातु है यानी कि कौन सा मेटल है जिसको हम लोग चाकू से आसानी से काट सकते हैं, तब भी इसका आंसर आ जाएगा सोडियम, है ना। सोडियम एक ऐसा धातु होता है जो काफी सॉफ्ट होता है, इसको हम लोग इजीली चाकू से काट सकते हैं जैसे केक काटते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ के दहन का सहायक पदार्थ है। दहन यानी कि कंबशन, यानी कि जलने में हेल्प करता है। बताओ कोई भी पदार्थ को अगर जलाते हैं तो जलाने में कौन हेल्प करता है, ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन का तो जलेगा नहीं, तो ऑक्सीजन जो होता है ये हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बर्फ पर चलने पर आप फिसल जाएंगे क्योंकि। बताओ बर्फ पर जब हम लोग चलते हैं तो फिसल जाते हैं, तो फिसलने का तो एक ही रीजन हो सकता है क्योंकि वहां पे घर्षण क्या होगा, घर्षण जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो कम होता है, तो घर्षण कम होगा। ठीक है, बताओ घर्षण अधिक होगा तो फिसलेंगे कैसे, तब तो चल ही नहीं पाएंगे। रोड पर जो हम लोग चलते हैं वो कैसे चल पाते हैं, क्योंकि घर्षण अप्रोप्रिएट रहता है, हम लोग चल लेते हैं। बट कहीं पे फिसल रहे हैं इसका मतलब क्या है, घर्षण बल उसमें कम है। तो घर्षण बल होता क्या है, दो वस्तु के बीच में लगने वाला बल। जैसे टायर वगैरह जो वो घिस जाता है किसके वजह से, घर्षण बल की वजह से। रोड पर घर्षण बल होता है तो हम लोग चल पाते हैं, लेकिन टायर घिस जाता है। ठीक है, हम लोग का जो स्लीपर है, जूता है, ये सब जो घिसता है वो किसकी वजह से, घर्षण की वजह से घिसता है। ठीक है, तो घर्षण जो होता है वो होना जरूरी भी है, और
अधिक घर्षण है तो भी अच्छा नहीं, वो जल्दी ज़्यादा नुकसान करेगा। और क्या नुकसान करेगा, वही टायर वगैरह जो है वो जल्दी खराब हो जाता है, घिस जाता है, जूता चप्पल ये सब जो है वो घिस जाता है, तो ये सब नुकसान है। लेकिन अगर नहीं रहेगा तब भी नुकसान है, हम लोग चल ही नहीं पाएंगे, फिसल जाएंगे, बार बार गिर जाएंगे। तो घर्षण बल होना भी जरूरी है और नहीं भी, वो अलग अलग जगह पे सिचुएशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको एविल भी कहते हैं, फ्रेंड भी कहते हैं, एविल भी कहते हैं, ये दोनों चीज है। ठीक है, तो घर्षण, यहाँ फिलहाल क्वेश्चन क्या कर रहा था कि हम लोग जो फिसल जाते हैं वो किसके वजह से, तो घर्षण जो होता है वो कम हो जाएगा, है ना, घर्षण कम होगा इसीलिए हम लोग फिसल जाते हैं, लेस होता है फ्रिक्शन फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु की माध्य स्थिति के आगे पीछे होने वाली गति को क्या कहते हैं। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट का मूवमेंट हो रहा है बैक एंड फोर्थ, बार बार आगे पीछे हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वाइब्रेट हो रहा है, कंपन हो रहा है, वो वाइब्रेशन होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच प्रोसेस काउज व्हाइट लाइट टू स्प्लिट इनटू 7 कलर्स। यानी कि जो श्वेत प्रकाश होता है, व्हाइट लाइट होता है, वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, वो किसके वजह से। देखो, जब कोई व्हाइट लाइट कोई प्रिज्म से टकराता है, यहाँ पे एक ये मान लो ये प्रिज्म है और यहाँ से व्हाइट लाइट आ रहा है, ठीक है, तो जैसे ही इससे टकराएगा तो ये अलग अलग कलर में डाइवर्ट हो जाता है, टोटल 7 कलर होता है जिसको हम लोग विब ग्योर से याद रखते हैं। विब ग्योर, ये क्या होता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, है ना, ये 7 कलर में डाइवर्ट हो जाता है। ये जो प्रोसेस है, ये जो व्हाइट लाइट पड़ता है प्रिज्म पे और फिर 7 कलर में जो डाइवर्ट हो जाता है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन प्रोसेस कहेंगे। हिंदी में इसको कहते हैं विक्षेपण प्रक्रिया, यानी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हो गया। वर्ण विक्षेपण हो गया इसका मतलब क्या हुआ, जो व्हाइट लाइट था वो किसी प्रिज्म से टकराया और प्रिज्म से टकराने के बाद वो 7 अलग अलग कलर में विभक्त हो गया, है ना, स्प्लिट हो गया, वो टूट गया, बट गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हुआ है, यानी कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट हुआ है। ठीक है, देखो परावर्तन अलग चीज होता है। ये जब लाइट, जैसे मान लो ये कोई सत्ता है, मिरर है, यहाँ से आया लाइट, इधर से आ रहा है और फिर रिफ्लेक्ट होकर इधर चला जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन। और अपवर्तन होता है एक मीडियम से जब दूसरा मीडियम में लाइट एंटर करता है, ठीक है, तो उसको हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं। जैसे मान लो नीचे यहाँ पे पानी है, ऊपर से लाइट आ रहा है, तो ऊपर जो है वो हवा है और नीचे जो है वो पानी है, तो एक मीडियम से दूसरा मीडियम में एंटर कर रहा है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है, यानी कि अपवर्तन। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा था कि श्वेत प्रकाश यानी कि व्हाइट लाइट जो है वो डिस्पर्ज होता है, वो कौन सा प्रोसेस से होता है, तो वर्ण विक्षेपण से होता है। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है कि जो कंफर्टेबल डिस्टेंस होता है किसी भी चीज को पढ़ने के लिए नॉर्मल आइज का, है ना, हम लोग का जो आंख होता है वो एकदम आराम से बिना कोई तनाव का अगर सुविधाजनक हम लोग कुछ पढ़ना चाहते हैं, तो उसका दूरी कितना होना चाहिए, तो उसका दूरी होना चाहिए 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर को आइडियल डिस्टेंस माना जाता है, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस कारण पृथ्वी के अंदर के पेड़ पौधे कोयले में परिवर्तित हो गए। बताओ, जो धरती के नीचे है, जो कोयला में परिवर्तित हो गया, वो कैसे हो गया, तो उसके धरती पे क्या लगा है, बहुत ज्यादा उच्च दाब लगा है, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर दोनों की वजह से हुआ है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे 1 2 3, देखो 3 ऑप्शन में दिया हुआ है, बोथ ए एंड बी, तो हमारा अप्रोप्रिएट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर जो पड़ा उससे क्या हो गया, जो भी पेड़ पौधा था उसका जो टूटा हुआ पार्ट था वो सारा किस में कन्वर्ट हो गया है, कोयला में कन्वर्ट हो गया है। ठीक, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। बोल रहा है कि को किसका शुद्ध रूप है, तो ये कार्बन का ही रूप है, कार्बन का को किससे निकलता है, कार्बन से, तो कार्बन का ही एक ये रूप होता है। ठीक है, कोक। मृदा अपरदन को रोकने में क्या सहायक है, देखो मृदा अपरदन हम लोग किसको बोलते हैं, सॉइल इरोजन कहते हैं इसको इंग्लिश में। होता क्या है ना कि जब पानी कहीं से बहता है ना तो अपने साथ में मिट्टी को बहा लेता है, तो वो मिट्टी के बहने की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं मृदा अपरदन यानी कि सॉइल इरोजन। आप नोटिस किए होंगे जब कभी नदी वगैरह में जो पानी बहता है तो नदी के किनारे जो मिट्टी रहता है उसको वो क्या करता है, अ, वो कर देता है, अपर्दन हो जाता है उसका, मतलब मिट्टी बह जाता है, वहां पे पानी के साथ में मिट्टी बहने लगता है, तो उसको सॉइल इरोजन कहते हैं, यानी कि मृदा अपरदन कहते हैं। ठीक, ये सिर्फ नदी में ही नहीं, कहीं भी पानी अगर बह रहा है तो वहां पे सॉइल इरोजन हो सकता है। तो कह रहा है कि उसको रोकना है, अगर सॉइल इरोजन को रोकना है, प्रिवेंट करना है सॉइल इरोजन को, मृदा अपरदन को, तो उसमें क्या सहायक होगा बताओ, वाइल्ड एनिमल या फैक्ट्री, डिफॉरेस्ट्रेशन और ट्री, क्या। तो हम लोग को पता है कि उसमें अगर हम लोग वृक्ष लगा दें तो उसमें मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। वनोन्मूलन से तो होगा ही नहीं, डिफॉरेस्टेशन, पेड़ पौधा काट देंगे तब तो और ज्यादा सॉइल इरोजन होगा, है ना। वृक्ष लगाने से कैसे रुकेगा मिट्टी का अपरदन,
देखो जब हम लोग वृक्ष लगाते हैं तो ये मान लो वृक्ष है ना? ये तो आदमी बन जा रहा है। ये मान लो वृक्ष है ये, है ना? तो होता क्या है ये वृक्ष में इसका नीचे जो ये जड़ होता है ना, ये मिट्टी को, सॉइल को कंबाइन करके यानी कि पकड़ के जकड़ के रखता है। तो जब पानी बहेगा ना यहाँ से तो वो मिट्टी को पकड़ा हुआ रहेगा इसका जड़, ठीक है? तो जितना भी घास वाला जो जगह होता है या जहाँ पेड़ पौधा जाता होता है वहां पे मृदा का अपरदन कम होता है, ना के बराबर। ज्यादा रहेगा तो मृदा अपरदन नहीं होगा, ठीक है? तो मृदा अपरदन को रोकने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? फॉरेस्ट लगाएंगे, वृक्ष लगाएंगे, ट्री लगाएंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागज का कितने बार पुनः चक्रण संभव है? यानी कि रिसाइकल जो करते हैं, जो पेज हम लोग पेपर जो यूज करते हैं और उसके बाद उसको कबाड़ी में बेच देते हैं, फिर वो एक जगह जाता है, फिर से उसका रिसाइकलिंग होता है और फिर से पेपर बनता है, फिर कोई यूज किया, फिर से बेच दिया और फिर से वो रिसाइकलिंग होगा। तो ऐसा जो चक्रण है वो कितना बार हो सकता है? तो मैक्सिमम 7 बार हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं, है ना? वैसे 5 से 7 बार जो होता है वो पॉसिबल होता है उसको रिसाइकलिंग करना। वायु में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है? ये तो सबको पता होना चाहिए कि 78% है ना? आप लोग बताइएगा कि ऑक्सीजन कितना परसेंट है? ये तो नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है 78%। आप लोग बताइए कि ऑक्सीजन कितना परसेंट होगा? नेक्स्ट बोल रहा है कि किसके द्वारा वायुमंडल की ओजोन परत क्षतिग्रस्त हो रहा है? देखो ओजोन परत क्या होता है ना, हम लोग जहाँ पे रह रहे हैं धरती पे, पृथ्वी पे, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा सा लेयर बना हुआ है जिसको हम लोग ओजोन लेयर करते हैं। एक एक तरह का ये ब्लैंकेट होता है, जैसे हम लोग छाता ऊपर से लगाते हैं धूप से बचने के लिए, वैसे ही ये ओजोन लेयर है हम लोग के ऊपर, ठीक है? वो ओजोन लेयर क्या करता है कि जो सन से अल्ट्रा वायलेट रे आता है ना, यूवी रेज हम लोग कहते हैं जिसको, पारावैंगनिक किरण, विकिरण, है ना हिंदी में, इंग्लिश में इसको अल्ट्रा वायलेट रे कहते हैं। तो ये जो यूवी रे आता है ना इसको रोकता है ये, ठीक है? सन से जो अल्ट्रा वायलेट रे आता है उससे ये रोकने का काम करता है, ये अपने में एब्जॉर्व कर लेता है और हम लोग तक नहीं पहुंच पाता है। यहाँ पे जो इंसान है यहाँ तक नहीं पहुंचता है ये अल्ट्रा वायलेट रे। अगर पहुंच जाएगा तो क्या दिक्कत होगा? ये अल्ट्रा वायलेट रे से हम लोग को बहुत परेशानी है, स्किन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना? स्किन कैंसर तक हो जाता है, फोड़ा फुंसी सब होने लगेगा, स्किन कैंसर तक हो जाएगा। ये हम लोग के लिए सही नहीं है। तो सन से जो ये सनलाइट जो आता है उसमें जो अल्ट्रा वायलेट रे आता है उसको रोकने का काम करता है ये ओजोन लेयर। ओजोन लेयर का फॉर्मूला O3 होता है, ठीक है? तो ये जो ओजोन लेयर है इसको रोकने का काम करता है। अब चिंता का विषय ये है कि ये जो ओजोन लेयर है वो धीरे धीरे छेद हो रहा है, ठीक है? अब जरा सोचो कि ये जब छेद हो जाएगा तो हम लोग का क्या होगा? तो कह रहा है कि ये जिसके द्वारा वायुमंडल की ओजोन परत क्षतिग्रस्त हो रहा है, आखिर ये जो छेद हो रहा है, होल हो रहा है इसमें ओजोन लेयर में, वो किसके वजह से हो रहा है? तो एक गैस है जिसका नाम है CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है? आप नाम पहले सुने होंगे तो ठीक, नहीं तो याद रखिएगा कि ये जो CFC गैस है इसी के वजह से ओजोन को क्षति हो रहा है। कहोगे फिर क्या उपाय है इसका? उपाय यही है कि जो CFC गैस है इसको यूज कम करेंगे हम लोग, है ना? और जब कम करेंगे यूज तो ओजोन लेयर थोड़ा ठीक ठाक रहेगा, फिर हम लोग भी ठीक रहेंगे। उपाय क्या है? उपाय यही है कि CFC को कम यूज करेंगे। कौन यूज करता है CFC? CFC यूज करते हैं जहाँ पे AC लगा होता है, जहाँ पे फ्रिज लगा हुआ होता है, तो हम लोग बहुत सारे लोग हैं ऐसे जहाँ पे हम लोग इसको यूज करते हैं, है ना? तो ये सबको कम यूज करेंगे। अगर CFC का कम यूज होगा तो कुछ बात बनेगा, नहीं तो वैसे CFC की वजह से ही क्या हो रहा है, ये ओजोन लेयर जो है वो डिप्लेट कर रहा है, डैमेज हो रहा है, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जरायुज जंतु कौन होते हैं? यानी कि विविपोरस एनिमल। देखो विविपोरस एनिमल उसको कहते हैं जो डायरेक्ट बर्थ देता है अपने बच्चे को। क्या देता है? बर्थ। देखो दो तरह के एनिमल होते हैं, जो डायरेक्ट बर्थ देता है या तो फिर वो अंडा देता है, एग देता है। तो जो बर्थ देता है डायरेक्टली उसको हम लोग कहते हैं विविपोरस। क्या बोलते हैं? विवी पेरस। और जो एग देता है उसको हम लोग ओविपोरस कहते हैं। इसको ओवी से एग याद रखना है ना, और बर्थ जो डायरेक्ट देता है उसको हम लोग बोलते हैं विविपोरस। तो कह रहा है कि इसमें कौन सा विविपोरस है? देखो काव, काव भी तो बछड़ा का ही जन्म देता है, तो ये तो है ही विविपोरस। डॉग भी देखो ये भी अंडा नहीं देता है, ये भी बर्थ देता है डायरेक्ट, तो ये भी है। कैट भी है, तो इसका मतलब सारा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ठीक है? इसमें से सभी, तो ये सारा सही है। रेशम कीट का जो जीवन चक्र है वो किस प्रकार का होता है? ककून होता है, प्यूपा होता है, वयस्क होता है या इनमें से कोई? देखो ये जो रेशम कीट है यानी कि जो सिल्क वर्म होता है ना, ये सबसे पहले देता है एग। क्या देता है? एग। और एग से फिर बन जाता है प्यूपा, ककून, और उसके बाद बाद में क्या बनता है? एडल्ट बन जाता है, यानी कि बड़ा हो जाता है। तो ये सारा तो इसी का फेज है ना? ये सारा क्या है? इसी का फेज, ऑल ऑफ द
एवब, यानी कि इसमें से सभी जितना है वो सब सही है। ये सारा क्या है, रेशम कीट का लाइफ साइकिल है, यानी कि सबसे पहले वो एग देता है, फिर उससे बड़ा होता है, प्यूपा ककून बनता है, एडल्ट बनता है, ये सारा का सारा इसी का लाइफ प्रोसेस है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं, ये तो कुछ ज्यादा ही आसान क्वेश्चन है। 2 टर्मिनल होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। नेक्स्ट कह रहा है कि कौन विद्युत धारा से प्रवाहित होने पर ही दीप्त होता है। दीप्त यानी कि ग्लो, जलता है कब, जब इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाता जाता है, जब इलेक्ट्रिक करंट उसमें जाएगा तो कौन सा इसमें क्या करेगा, दीप्त होगा। कौन सा विद्युत धारा से प्रवाहित होने पर ही दीप्त होता है, तो एलसीडी, डीवीडी, एलईडी और पीवीसी। देखो ये होता है एलईडी, है ना। एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइट एमिटिंग डायोड। अब आप लोग को बताना है कि एलसीडी, डीवीडी और पीवीसी ये सब का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, ये आप लोग बताएंगे ये सब का फुल फॉर्म क्या होता है। हम एक बता दिए हैं कि एलईडी होता है लाइट एमिटिंग डायोड। नेक्स्ट कह रहा है कि विद्युत धारा कौन सा प्रभाव उत्पन्न करती है, यानी कि जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं किसी भी मेटल में या जो कंडक्टर होता है उसमें, जब इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, विद्युत धारा को पास करेंगे, तो उससे कौन सा प्रभाव पड़ेगा, उससे क्या इफेक्ट आता है, तो उससे आता है मैग्नेटिक इफेक्ट। क्या आता है, मैग्नेटिक इफेक्ट, यानी कि चुंबकीय प्रभाव आता है। कहोगे ये कैसे, ये एक्सपेरिमेंट किया जा चुका है कि जब इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग पास करते हैं तो उसके बगल में जिस कंडक्टर से, मान लो ये कंडक्टर है, ठीक है, मतलब इससे करंट पास हो सकता है, तो जब हम लोग इसमें करंट पास करेंगे, इसमें करंट फ्लो करेगा, तो यहाँ पे अगर हम लोग कंपास रख करके देखेंगे ना, तो इसका जो निडल होता है वो डिफ्लेक्ट करता है। तो उससे क्या पता चलता है कि जब इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है तो उसमें कुछ इफेक्ट आ रहा है, उसको हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, बाकी बहुत ज्यादा डिटेल हम लोग आगे पढ़ेंगे इसमें, है ना। नेक्स्ट है, निम्न में से सबसे मजबूत रेशा कौन सा है, रेशा यानी कि फाइबर, है ना, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट जो फाइबर है वो कौन सा है। तो देखो जो आर्टिफिशियल होता है ना, आर्टिफिशियल बोले तो कृत्रिम, जो मानव अपने से तैयार करता है वो स्ट्रांग होता है, तो उसमें से है एक नायलॉन। ये इतना स्ट्रांग होता है नायलॉन कि इसका यूज, इसका रस्सी वगैरह बनता है बेसिकली। क्या बनता है इसका, रस्सी बनता है, रोप इसको इंग्लिश में कहेंगे, है ना, इसका रोप बनता है। और ये रोप को यूज किया जाता है जो चट्टान वगैरह पे चढ़ते हैं ना, बड़ा बड़ा माउंटेन और ये वो, तो जो बड़ा बड़ा चट्टान में चढ़ने के लिए जो यूज किया जाता है वो यही वाला रस्सी यूज किया जाता है नायलॉन का। ये स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है। प्लास्टिक जो आग का विरोध कर सकता है, बताओ कौन सा प्लास्टिक है ऐसा जो उसमें आग लगाएंगे तो भी उसको वो रेसिस्ट कर सकता है, यानी कि जल्दी आग नहीं पकड़ेगा वो होता है मेलामाइन। मेलामाइन एक ऐसा प्लास्टिक होता है जो जिसमें आग भी नहीं लगता। ठीक है, पॉलिएस्टर की सामान्य किस्म है, देखो पॉलिएस्टर जो होता है ना वो अलग अलग वेराइटी का होता है, पॉलिएस्टर अलग अलग वेराइटी का होता है। तो बोल रहा है कि पॉलिएस्टर की सामान्य किस्म कौन कौन, मतलब कौन सा है ये, टेरिलीन है, पॉलीमर है, या दोनों है, इनमें से कोई नहीं है। तो ये जो टेरिलीन होता है ना, ये पॉलिएस्टर का सामान्य रूप है। ठीक है, यानी कि कॉमन वैरायटी अगर पॉलिएस्टर का बोले तो टेरिलीन होता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि प्रावर्तन कोण किसे कहते हैं। देखो प्रावर्तन कोण कब होता है, देखो यहाँ पे प्रावर्तन के, प्रकाश के प्रावर्तन के दो नियम होते हैं, ये सबको पता है कि ये देखो ये आपतित किरण है और ये जो होता है ये परावर्तित किरण है, और इस पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। देखो इसमें दो रूल था ना, आपतन कोण, ये देखो ये होता है आपतन कोण, और ये परावर्तन कोण, और ये होता है अभिलंब डाला गया इस पर। तो पहला रूल तो यही था कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, और आपतित किरण परावर्तित किरण और इस पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही पॉइंट पर लाइज करता है। तो ये प्रावर्तन के ये प्रकाश प्रावर्तन के दो नियम। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि प्रावर्तन कोण किसे कहते हैं, तो देखो प्रावर्तन कोण कौन सा है, देखो ये वाला है प्रावर्तन। तो ये जो प्रावर्तित किरण है और जो नॉर्मल है ये वाला अभिलंब, इसके बीच का है ना, यानी कि प्रावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण, ऑप्शन नंबर 3 देखो यही लिखा हुआ है कि जो प्रावर्तित किरण होगा और जो अभिलंब होगा इसके बीच का कोण, इसी को प्रावर्तित, मतलब एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल। नेक्स्ट कह रहा है कि चमकीला पिंड कौन से होते हैं, चमकीला बोले तो लुमिनस, जिसके पास खुद का लाइट होता है। तो देखो चंद्रमा तारे कौन चमकता है, आप लोग को लग रहा होगा मून चमकता है, स्टार चमकता है, बोथ मार देंगे, सही नहीं। देखो चमकीला पिंड लुमिनस ऑब्जेक्ट, हम लोग जो चमकता है नहीं, जिसके पास अपना लाइट हो, तो अपना लाइट मून के पास तो होता ही नहीं है ना। हालांकि कहीं कहीं पे देखोगे तो उसमें दोनों कर देता है कि मून और स्टार ये भी होता है, लेकिन लुमिनस ऑब्जेक्ट हम लोग उसको बोलेंगे जिसके पास अपना लाइट हो। तो स्टार के पास अपना लाइट होता है, फिर कहोगे मून कैसे चमकता है, मून तो दूसरे के लाइट से चमकता है। ठीक है, तो स्टार तारा जो होता है वो क्या होता है, लुमिनस ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि चमकीला पिंड होता है ये।
मानव कान की श्रव्यता प्रास क्या है, यानी कि ऑडिबल रेंज, कितना तक आवाज हम लोग सुन सकते हैं? हम लोग जो सुन सकते हैं वो कम से कम 20 हर्ज और ज्यादा से ज्यादा 20,000 हर्ज, इससे ज्यादा नहीं सुन सकते। कम से कम 20 हर्ज, इससे अगर कोई कम आवाज में बात करेगा हम लोग नहीं सुन सकते, और 20,000 हर्ज से ज्यादा अगर कोई बात करे तब भी नहीं सुन सकते। ठीक है, तो जो ऑडिबल रेंज होता है हम लोग का ह्यूमन ईयर का, वो कितना होना चाहिए? 20 हर्ज से लेकर के 20,000 हर्ज तक। नेक्स्ट कह रहा है कि ध्वनि की प्रबलता की माप की जाती है। ध्वनि की प्रबलता यानी कि साउंड जो मेजर किया जाता है, लाउडनेस की, साउंड कितना तेज है, ये किस में मेजर किया जाता है? तो जूल पास्कल ये सब तो नहीं है, तो एनर्जी वगैरह का है, पास्कल प्रेशर का है, न्यूटन तो पता है बल का होता है, डेसिबल में मेजर किया जाता है इसको। ठीक है, लाउडनेस को डेसिबल में मेजर किया जाएगा, कितना तेज आवाज है। प्राकृतिक आवास का वन्य प्राणी संरक्षण किया जाता है। प्राकृतिक आवास का संरक्षण किस में होगा? अभ्यारण्य में, राष्ट्रीय उद्यान में, यानी सब में होता है। सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर, ये तो सब में होता है। ये क्या कह रहा है? वाइल्ड लाइफ मतलब जंगली जो चीज होता है उसका जो कंजर्वेशन करेंगे, उसका आवास, या तो फिर वाइल्ड लाइफ का एनिमल, तो उसका जो हैबिटेट है वो कैसे बचाएंगे? तो सेंचुरी में, नेशनल पार्क में, बायोस्फीयर रिजर्व में, और ऑल ऑफ द एबव। तो ये सब में क्या होता है? इसका रिजर्व रिजर्व होता है, यानी कि इसका संरक्षण होता है। भारत में राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क टोटल कितना है भारत में? भारत में टोटल नेशनल पार्क कितना है? 106। 106 नेशनल पार्क है टोटल भारत में। काला सोना कहा जाता है, कंफ्यूज मत करना, आप लोग सीधा कोयला को मार देते हो, ठीक, जबकि पेट्रोलियम को कहते हैं। ठीक है, काला सोना किसको कहते हैं? पेट्रोलियम को। चट्टानों पर चढ़ने हेतु उस रस्से बनाए जाते हैं, अभी तो बताए थे पीछे वाला क्वेश्चन में, जो चट्टान पर चढ़ते हैं वहां पे जो रस्सी बनाया जाता है वो किसका बनाया जाता है? रेयन, नायलॉन, जूट, कपास, किससे बनाया जाता है? नायलॉन से। क्यों बनाया जाता है? क्योंकि ये बहुत ज्यादा मजबूत होता है। ठीक है, एक ईंधन नहीं है, बताओ इसमें एक ईंधन कौन सा नहीं? ईंधन यानी कि फ्यूल, जिसको हम लोग जलाते हैं। तो मृदा, सीएनजी, एलपीजी या बायोगैस, इसमें से कौन सा है जो ईंधन नहीं है? बताओ, सीएनजी को तो हम लोग जलाते ही है, एलपीजी को भी जलाते हैं, बायोगैस। तो मृदा जो है यानी कि सॉइल जो है, इसको कोई नहीं जलाता। मृदा को कहाँ कोई जलाता है? ये ईंधन तो है नहीं। तो वही पूछा कौन सा ईंधन नहीं है, तो सॉइल नहीं है इसका ईंधन। निम्नलिखित में कौन सा घोल विद्युत का सुचालक है? विद्युत का सुचालक यानी कि जिसको घोलने पर इसमें विद्युत पास हो सकता है, यानी कि करंट पास हो सकता है। तो देखो, नींबू का रस, तो इसमें एसिड होता है, तो बिल्कुल जिसमें भी एसिड रहेगा इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा। अच्छा, सिरका में भी ये दिया हुआ है ऑप्शन, तो सिरका में भी पास हो सकता है। खाद्य तेल यानी कि एडिबल ऑयल, ये सब में नहीं होता। इसमें दो दो ऑप्शन दे दिया है ना, नींबू का रस और सिरका, तो दोनों में पास हो सकता है। आपका एग्जाम में शायद किसी एक का ही ऑप्शन दे। आप लोग ये बताइएगा कि नींबू का जो रस होता है इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, और सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये आप लोग बताएंगे। हालांकि इसमें ऑप्शन में दे दिया है दोनों। दोनों में अगर हम बात करें तो दोनों में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है। ऑप्शन दो नहीं, एक ही होना चाहिए था, लेकिन चलो दे दिया है तो इसमें दोनों में पास करेगा। ठीक है, लेमन जूस में भी पास करेगा, विनेगर में भी करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि लेमन भी एसिडिक होता है और विनेगर भी एसिडिक होता है। ठीक है, दोनों में H प्लस आयन होते हैं घुलेंगे तो, और जिसमें भी जो भी एसिड वाला रहता है कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक, आप लोग बताइएगा इस दोनों में कौन कौन सा अम्ल यानी कि कौन कौन सा एसिड पाया जाता है, नींबू के रस में और विनेगर में। कौन सी गैस अत्यंत विषैली यानी कि टॉक्सिक है, सबसे मतलब एक्सट्रीमली टॉक्सिक, जहरीला सबसे ज्यादा कौन सा है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं है इतना जहरीला, अगर ऐसा होता तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। नाइट्रोजन भी नहीं है, मीथेन। कार्बन मोनोऑक्साइड ये कहाँ से निकलता है? कार्बन मोनोऑक्साइड को हम लोग बोलते हैं CO। ध्यान रहे कि अगर CO2 है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन अगर कार्बन मोनोऑक्साइड है तो इसको हम लोग CO लिखते हैं। ठीक है, तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है काफी टॉक्सिक गैस होता है, ये बहुत ज़्यादा जहरीला होता है। ये जो प्लास्टिक वगैरह जलता है और वहाँ से निकलता है ये कार्बन मोनोऑक्साइड, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, आदमी का डेथ भी हो जाता है उससे, इतना ज़्यादा ये खतरनाक होता है। ये करता क्या है, जब हम लोग सांस लेते हैं ना, ब्रीदिंग लेते हैं, तो अगर कहीं से कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रहा है तो ये ब्लड में जाके घुल जाता है, और फिर ये दिक्कत करता है ब्रीदिंग वगैरह लेने में। ठीक है, बहुत ज़्यादा अगर चला जाए तो आदमी का डेथ तक हो सकता है, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीमली टॉक्सिक होता है। निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका को हम लोग माइकोप्लाज्मा कहते हैं। माइकोप्लाज्मा, आप लोग बताइए कि सबसे छोटा हड्डी हम लोग का शरीर में कहाँ है? सबसे छोटा हड्डी है ना, स्मॉलेस्ट बोन, बताओगे इसका कहाँ पे है और इसका नाम क्या है? स्मॉलेस्ट बोन, मानव शरीर का सबसे छोटा हड्डी जो है वो कहाँ पे है और उसका नाम क्या है, ये आप लोग बताएंगे। यहाँ पे कोशिका के बारे में पूछा था, तो साइकोप्लाज्म जो माइकोप्लाज्मा जो होता है वो सबसे छोटा सेल होता है। ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? ये तो सबको शायद पता होगा कि ईस्ट का उपयोग कहाँ किया जाता है, अल्कोहल के प्रोडक्शन में, है ना, अल्कोहल के प्रोडक्शन में इसका यूज किया जाता है।
मलेरिया का मलेरिया जो रोग होता है वो किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण होता है ये। हम लोग को पता है मच्छर, कौन सा मच्छर काटने से मलेरिया होता है ये आप लोग बताएंगे। उस मच्छर का नाम बताओ जिससे मलेरिया होता है। देखो सारा मच्छर काटने से मलेरिया नहीं होता, होता तो वो प्रोटोजोआ है, लेकिन कौन सा मच्छर काटने से होता है ये आप लोग बताएंगे। ठीक है, प्रोटोजोआ की वजह से होता है मलेरिया। टेस्टोस्टेरोन क्या होता है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड होता है ये? नहीं, ग्लैंड तो होता नहीं, ये तो हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन क्या है? एक तरह का हार्मोन। अब ये बताओ कि स्त्री हार्मोन है कि पुरुष हार्मोन है? टेस्टोस्टेरोन स्त्री हार्मोन है या पुरुष हार्मोन? तो हम लोग को पता है कि ये पुरुष हार्मोन होता है, यानी कि मेल हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। अब इसका क्या क्या काम है ये भी आप बता सकते हैं। और अगर स्त्री हार्मोन का बात करें तो जिस तरह से पुरुष में टेस्टोस्टेरोन होता है, इस तरह स्त्री में एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन है ना, ये दो तरह का हार्मोन होता है, वो स्त्री हार्मोन होता है, लेकिन ये क्या है? पुरुष का हार्मोन है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल क्या क्या होता है? बल यानी कि फोर्स। फोर्स में क्या होता है? देखो आप लोग फोर्स में हमेशा ऐसे करके देखे होंगे, एक तीर मारा हुआ रहता है। ये तीर क्या है? ये वेक्टर क्वांटिटी को दिखाता है, इसका मतलब इसमें कोई ना कोई डायरेक्शन लगा हुआ होता है। इसमें परिणाम तो होगा ही, 10 न्यूटन 20 न्यूटन, है ना, इस तरह से तो रहेगा ही, इसका परिणाम तो रहेगा। लेकिन इसके साथ ना डायरेक्शन भी लगा हुआ रहता है, यानी कि दिशा भी रहता है, तो परिणाम और दिशा दोनों रहते हैं इसमें। ठीक है, बल में बोथ रिजल्ट, उसमें क्या होता है? रिजल्ट भी होता है और डायरेक्शन, यानी कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है इसमें। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? अभी हम पीछे ही तो डिस्कस किए कि दो नियम है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, और आपतन आपतित किरण परावर्तित किरण और उस पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। अभी जस्ट बात किए हैं इसका, है ना, ये अभिलंब होता है। ठीक है, ये अभिलंब होता है, ये आपतन कोण ये परावर्तन कोण के बराबर होता है, और ये आपतित किरण ये परावर्तित किरण और इस पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही पॉइंट पे लाइज करता है, यही दोनों है इसका। विद्युत का सुचालक अधातु का क्या नाम है? देखो बोल रहा है कि विद्युत का सुचालक भी होना चाहिए, यानी कि करंट भी पास करना चाहिए, और वो अधातु भी होना चाहिए, यानी कि नॉन मेटल होना चाहिए। तो वो होता है ग्रेफाइट। क्या होता है? ग्रेफाइट। जो आप पेंसिल में देखते हैं ना, पेंसिल में जो लगा हुआ रहता है ग्रेफाइट, वो अधातु है। देखो ज्यादातर जो अधातु होता है ना, ज्यादातर जो अधातु होता है वो विद्युत का कुचालक होता है। कुचालक बोले तो उसमें करंट पास नहीं करता, है ना, विद्युत का कुचालक का मतलब उसमें करंट पास नहीं करता, लेकिन ग्रेफाइट भी अधातु है, लेकिन इसमें करंट पास करता है, एक्सेप्शन में आता है। वही कह रहा है कि विद्युत का सुचालक बताओ, लेकिन वो अधातु होना चाहिए, तो अधातु तो है, ग्रेफाइट अधातु है, लेकिन करंट पास होता है इसमें। वायु का मिश्रण किसका 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 मिश्रण है? बताओ वायु में क्या क्या ठोस मिला हुआ है, द्रव्य मिला हुआ है, लिक्विड क्या है बताओ? ये तो इतना आसान आसान क्वेश्चन है। वायु क्या है? गैसों का मिश्रण है, गैस का मिश्रण है। ठीक, नेक्स्ट है फ्लोरोकार्बन का उपयोग कहाँ किया जाता है? अभी तो बात कर रहे थे पहले, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ यूज होता है बताओ? रेफ्रिजरेटर में होता है, रेफ्रिजरेटर फ्रीज होता है, एयर कंडीशनर में होता है, एरोसोल स्प्रे में भी होता है, ऑल ऑफ द अबव, तो सब में होता है। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सबसे ज्यादा सही है ना, है तो सब सही। ऑप्शन टिक किस में करेंगे? 4 में, क्योंकि सारा सही है। भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग कहाँ करते हैं? पाचन में करते हैं, है ना, तो पाचन में करते हैं इसका उपयोग। तैलीय सतह से क्या होता है बताओ? घर्षण बढ़ता है, घटता है, बिल्कुल नहीं होता। देखो ये तो ऑप्शन बिल्कुल भी गलत है, जहां पे बोल देगा ना कि घर्षण एकदम है ही नहीं, वो ऑप्शन मान लेना गलत है, क्योंकि ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पे घर्षण नहीं है। घर्षण कुछ ना कुछ रहता है, हर जगह रहता है, कम हो ज्यादा हो लेकिन रहता है। तो तैलीय सतह में देखो फिसलन ज्यादा होता है, इसका मतलब उसमें घर्षण क्या है? कम हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही हो जाएगा। फ्रिक्शन क्या करता है? डिक्रीज करता है। ऑयल वहां जहां पे रहेगा ज्यादा चिकना रहेगा, तो ज्यादा चिकना रहेगा तो घर्षण क्या होगा? घट जाएगा। जहां जितना ज्यादा रफ सरफेस रहता है तो वहां पे घर्षण ज्यादा रहता है। आवृत्ति का जो मात्रक होता है वो हर्ज होता है ना, HZ से इसको दिखाते हैं फ्रीक्वेंसी को, है ना, मतलब ये फ्रीक्वेंसी को नहीं, फ्रीक्वेंसी तो ये है, इसको जो हर्ज होता है उसको हम लोग HZ से दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के अचानक कंपन को क्या कहते हैं बताओ? धरती पृथ्वी यानी अगर सडन वाइब्रेट करने लगे, धरती हिलने लगे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अब लाइटनिंग तो कहेंगे नहीं, कोई बिजली तो कड़क नहीं रहा है। अर्थक्वेक कहते हैं उसको, यानी कि भूकंप कहते हैं उसको, जब अचानक हिलने लगे धरती तो। समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन यानी कि वैसा संसाधन, देखो संसाधन हम लोग किसको बोलते हैं? जो हमारा पूर्ति करता है, जो हमारा जरूरत को पूरा करता है, जैसे पानी हो गया, धूप हो गया, या आर्टिफिशियल में हम लोग देख लेंगे घर हो गया, मकान, रोड, जितना दुनियादारी जितना भी सामान हम लोग यूज करते हैं सब संसाधन है। अब ये कह रहा है कि वैसा संसाधन जो समाप्त होने वाला है, मतलब जिसको यूज करेंगे तो वो समाप्त हो जाएगा, एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेस बोलते हैं इसको। वो कौन सा? देखो वायु को कितना भी मर्जी यूज करो खत्म नहीं होगा। तो कह रहा है समाप्त होने वाला, तो सूर्य का प्रकाश भी समाप्त होता है क्या? नहीं होगा, जितना मर्जी यूज कर लो नहीं होगा खत्म।
खनिज खत्म हो जाएगा बच्चा, है ना? खनिज जो होता है वो समाप्त हो जाता है, यानी कि मिनरल, कोयला वगैरह हो गया, ये सब मिनरल में आता है, अभ्रक हो गया, ये सब आता है। तो ये सब जो है पेट्रोलियम वगैरह आ जाएगा, है ना? तो ये सब जो होता है वो क्या करेगा, ये समाप्त होने वाला संसाधन है, प्राकृतिक है, ठीक है, मिनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? बताओ, क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट आप लोग सुने होंगे नाम, क्या होता है ये क्लोरोप्लास्ट? कहाँ मिलता है? पत्ती में। इसका क्या काम है ये आप लोग बताएंगे, है ना? लीफ जो है, लीफ में क्लोरोप्लास्ट होता है और इसका क्या काम है ये आप लोग बताएंगे कि क्लोरोप्लास्ट का क्या काम होता है पत्ता में। जो पेड़ का पत्ता होता है उसमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसका क्या काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम चेचक के टिक्के की खोज किसने किया? यानी कि जो वैक्सीन निकाला गया था सबसे पहले स्मॉल पॉक्स का, चेचक रोग जिसको हम लोग कहते हैं, तो उसमें उसका जो वैक्सीन है वो सबसे पहले उसका डिस्कवरी जो है वो कौन किया था? ये किया था एडवर्ड जेनर, ठीक है, एडवर्ड जेनर सबसे पहले ये किए थे। तो उम्मीद है कि आपको इतना सारा क्वेश्चन जो है वो समझ में आया होगा। ये सारा का सारा क्वेश्चन जो है वो पीवाईक्यू है। पीवाईक्यूज का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारा। इसी तरह का क्वेश्चन जैक बोर्ड में पूछा जाता है क्लास 8 में, ठीक है। और भी वीडियो लाते रहेंगे, आप पढ़ते रहिएगा आप लोग, है ना। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं।